आज जो है हम स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं, सिर्फ हमें गो थ्रू ही करना है कि जो आपकी बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, अगर कुछ मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो सैम्पल पर हम कुछ डिस्कशन भी कर लेंगे। फ़िलहाल जो है हम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आपका डिस्कस कर चुके हैं। आपके मटेरियल से मैंने गो थ्रू करा दिया कि सारे टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी हो गए हैं। अब एक बार पीजीपी गो थ्रू कर लेते हैं। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी जहाँ पर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं उससे आने वाली इनकम जो है इस हेड में टैक्सेबल होगी, और जो आपको मिला वो टैक्सेबल नहीं होगा। आपको जो मिला उसमें से आप खर्चे माइनस करेंगे और खर्चे माइनस करने के बाद जो आपकी इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी। अब सवाल ये है कि इसमें आप क्या खर्चे माइनस कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, वो आपको जो है सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो आप अपने पीएनएल बनाते हैं नॉर्मली अकाउंटेंसी में, उसमें जो खर्चे माइनस करते हैं हो सकता है कि वो आपके यहाँ पर इनकम टैक्स में अलाउड ना हो। तो अगर आपने ऐसा किया तो दैट मीन्स कि ज़्यादा खर्चे माइनस कर लिए, प्रॉफिट कम आ गया। यहाँ पर अलाउड नहीं है तो आपको प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, उस एक्सपेंस को ऐड करना पड़ेगा। और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करते हैं नेट प्रॉफिट में। उससे जो है हम नॉर्मल वाले नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन का जो चैप्टर है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर पाते हैं, उसके हिसाब से पीजीपी इनकम ला पाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें बताया हुआ है कि सेक्शन 28 में कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होती है, जबकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितनी भी इनकम हम आगे पढ़ेंगे वो सारी इसमें आती है। जो भी आपके बिजनेस से आपको मिल रहा है वो सभी इसमें आती है। ये बताया कि इनकम जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होती, जैसे कि प्रॉपर्टी से रेंट आता है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। डिविडेंड हमेशा जो है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। लॉटरी, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, गेम शो से आती है अदर सोर्सेज हमेशा माना जाता है। एग्जेम्प्टेड इनकम तो एग्जेम्प्ट ही रहती है। कैपिटल गेन से जो आती है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होती है। तो यहाँ आपको समझाया गया है कि पीजीबी में क्या नहीं आता है और बाकी सब कुछ आता है। अब कौन से एक्सपेंडिचर आप अलाउ कर सकते हैं जनरली, ये भी हम कर चुके हैं। जो रेवेन्यू नेचर का है, जो पैसे कमाने के लिए किया गया है, अगर आप एसेट को खरीदने के लिए खर्चा करेंगे 1 लाख रुपए का, तो फिर आप उसका डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे। और मज़े की बात यह है कि इसमें डेप्रिशिएशन भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ना कि आप अकाउंटिंग का डेप्रिशिएशन मानते हैं। नहीं सर, आपकी इसमें अलग रेट गिवन है, अलग मेथड गिवन है, उसके हिसाब से डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होता है। और अगर आपने अकाउंटिंग का डेप्रिशिएशन माइनस किया है तो उसको पहले ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में, और जो इनकम टैक्स का डेप्रिशिएशन होगा वो आप माइनस करेंगे। तो ये जो कॉमन सेंस है, कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये भी हो गया है, डेप्रिशिएशन की रेट्स क्या होती है वो भी हो गया है, ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया है। जो तमाम रेट्स होती हैं वो भी सारी रेट्स मैंने आपको नोट्स में लिखवाई थी और उस नोट्स में रेट का चार्ट बनवा दिया था। लेटेस्ट अमेंडेड नोट्स आपके पास हैं और उससे आप तैयारी कर सकते हैं। डेप्रिशिएशन में जो है वो एक ब्लॉक कॉन्सेप्ट होता है और अलग अलग रेट पर जो है कैलकुलेट डेप्रिशिएशन जो होता है उसे हम अलग ब्लॉक में डालते हैं और उसके हिसाब से उसके जितने भी सेम एसेट्स होते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। अगर कोई डिलीशन होता है तो उसकी सेल वैल्यू हम माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उतना पैसा रिकवर हो गया। यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग चलता है कि भाई जो पैसा लगाया उसका आपको डिडक्शन मिलेगा धीरे धीरे, कुछ पैसा रिकवर हो गया तो उसे आप माइनस कर लीजिए और बैलेंस अमाउंट पर डेप्रिशिएशन आप ले सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर एक पुट टू यूज़ का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप एसेट को खरीदते हैं और यूज़ करते हैं तो अगर पहली बार 180 डेज़ या उससे ज़्यादा यूज़ हो गया, उस केस में आप पूरा डेप्रिशिएशन ले सकते हैं पहले साल। नहीं तो आप 50% रेट पर डेप्रिशिएशन ले पाएंगे। 50% रेट का मतलब कि जो रेट है उसका 50%, तो 10% की रेट है तो 5% पर डेप्रिशिएशन ले पाएंगे अगर आपने एसेट खरीदा और फर्स्ट ईयर में 180 डेज़ यूज़ नहीं हुआ। हाँ, नेक्स्ट ईयर से तो पूरा ही मिलेगा। सिमिलरली कुछ एडिशनल डेप्रिशिएशन का भी कॉन्सेप्ट आता है जिसमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पर आपको 20% और कहीं कहीं पे जो है बैकवर्ड एरियाज़ में 35% तक का एडिशनल डेप्रिशिएशन मिलता है। होता ये भी डेप्रिशिएशन है, एसेट की कॉस्ट से माइनस होगा, WDV से कम होगा, बट ज़्यादा माइनस करना पहले साल में ही अलाउ कर दिया गया है। और इसमें भी वही होता है 50% पहले, 50% बाद में अगर 180 डेज से कम यूज़ हुआ है, अदरवाइज़ पूरा। अगर आप किसी एक एसेट को, एक पर्टिकुलर यूनिट को जिसमें कुछ एसेट कुछ लाइबिलिटी है, उसको एक साथ बेच देते हैं उस यूनिट को एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो उसे हम स्लम्प सेल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। और हमने किया है, इवन हमने पावर यूनिट्स का भी किया है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पावर जनरेट कर रही है। एसेट की जो एक्चुअल कॉस्ट है जो आप खरीदते हैं वो कब कब में, कौन कौन से सिनेरियो में क्या क्या होगी, वो भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस
करी है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके सामने आ रही है। मिस्टर आर ने जो है, डॉक्टर आर ने जो है हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करा था 2017 के दिसंबर में 10 लाख रुपीस। टिल 1 दिसंबर 2019 द सेम वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड एज अ रेजिडेंस। खुद रहते होंगे, कोई बात नहीं। अगर आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हैं, अपने मेडिकल प्रोफेशन के लिए कन्वर्ट करना चाहते हैं और बिजनेस का एसेट बनाना चाहते हैं, प्रोफेशन का एसेट बनाना चाहते हैं, तो हम मान के चलेंगे कि जब आपने इसको खरीदा तब से लेकर जब आप इसको अपने पर्सनल यूज़ से बिजनेस यूज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं वहाँ तक डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा और जो वैल्यू आएगी उस पर आप कैपिटलाइज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 17 से आप 180 डेज पुट टू यूज़ नहीं हुआ है। दिसंबर 17 से 31 मार्च 18 तक 180 डेज नहीं हुआ है। तो इस साल में 17-18 साल में आप 50% रेट पर, मतलब 10% तो रेट है, उसकी 50% रेट पर डेप्रिसिएशन आप लेंगे। फिर जो आपका WDV आया उसके बाद नेक्स्ट ईयर का आप फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपको 31 मार्च 19 का क्लोजिंग WDV पता लगेगा। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 1 दिसंबर 19 तक जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही थी और उसके बाद जो है उस बिल्डिंग को आपने यूज़ करना स्टार्ट करा किसी और काम के लिए। तो आपसे जो पूछा है वो पूछा है कि नेक्स्ट ईयर में 2021 ईयर में, असेसमेंट ईयर में, यानी कि 1920 प्रीवियस ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लाओगा। तो पहले आपको WDV तो पता होना चाहिए 19 का, 31 मार्च 19 का, तभी तो अगले साल आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और 10% लगाकर आप बताएंगे कितना डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो ये भी हम कर चुके हैं। ऐसे और भी एग्जांपल्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे। एक और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है 43A का, ज़रा उसको देखते हैं। कंसीक्वेंसेज ऑफ चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। अगर आप कोई एसेट एक्वायर करते हैं इंडिया के बाहर तो उसकी जो पेमेंट है वो रुपीज़ में नहीं होती है, उसकी पेमेंट जो है डॉलर्स में होती है या फिर किसी और करेंसी में होती है। तो कई बार ये होता है कि आपने जो है उसकी पेमेंट करी, ख़रीदा एक पॉइंट पर, पेमेंट दूसरे पॉइंट पर करी, उससे रेट का फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो जितनी भी अमाउंट से लाइबिलिटी बढ़ गई या घट गई एट अ टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, irrespective of the method of accounting adopted by the assessee, shall be added or deducted from the actual cost as reduced by depreciation already claimed of the asset। ये कहते हैं कि एसेट आपने 1 लाख रुपए का खरीदा, मतलब डॉलर में खरीदा, कन्वर्ट करके 1 लाख हुआ, अभी पैसे देने बाकी हैं और पेमेंट के टाइम रेट फ्लक्चुएट हो गई या लाइबिलिटी बढ़ गई, 31 मार्च को हो गई ना रेट। $1 जो था, मतलब आप कह सकते हैं 60 रुपये का था, 65 का हो गया। अभी पेमेंट नहीं करी है तो 65 का हो गया। तो उस हिसाब से जब आप क्रेडिटर्स को बढ़ाएंगे तो एसेट को भी बढ़ा देना, या कम करेंगे तो एसेट को भी कम कर देना, ये कहना चाहते हैं। तो जैसे अकाउंटिंग में करते हो वैसे आप कर सकते हो। अगर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए या माइनस करने के लिए आपके पास प्रॉफिट्स नहीं बचते हैं तो उस डेप्रिसिएशन को हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जिसे इनफाइनाइट टाइम के लिए आप आगे कैरी कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में बताया गया था इसको आप एडजस्ट कैसे करें, और जिसका हमने मेथड भी डिस्कस किया है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में भी डिस्कस किया है। अमेलगमेशन होता है, डीमर्जर होता है, कोई दो मर्ज हो रही हैं, एक के दो टुकड़े हो रहे हैं, तो भैया जिस पॉइंट तक हुआ उस पॉइंट के बाद दोनों में अलग अलग डेप्रिसिएशन जो है जाएगा। अगर टुकड़े हो रहे हैं तो, अगर मर्ज हो रहे हैं तो डेफिनेटली जिस पॉइंट में मर्ज हुए तो मर्ज होने के बाद जो नई एंटिटी है वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी, और मर्ज होने से पहले का जो होगा टाइम पीरियड उसमें पुरानी एंटिटीज ही डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी। बैकवर्ड एरिया में अगर आप लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका और भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है 3280 का, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है, बट ऐसे ही पीएनएल में आपको कुछ डेबिट करना अमाउंट अलाउ कर दिया गया है। अगर आप टी, कॉफ़ी, रबर ये सब आप बनाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक तरह से एग्रीकल्चरल इनकम होती है। 33A भी है, शायद हमने डिस्कस नहीं किया होगा तो यहाँ कर लेते हैं। टिपिकल है और CA फाइनल में आता है, यहाँ भी गिवन है। देखिए, ऑल एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। तो इंडिया में कर रहे हैं, पहली बात टी, कॉफ़ी या रबर कर रहे हैं। तो एसएससी अगर उस अमाउंट को डिपॉजिट कर देता है, कहाँ पर? नबार्ड में। नबार्ड में अकाउंट बनाता है, उसमें पैसे जमा करता है। जो स्कीम दे रखी है टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड ने, उसके हिसाब से जमा करवाता है और उस पैसे को वहीं यूज़ करेगा जिस स्कीम के लिए ये दिए गए हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है रियायत मिलती है, यानी कि जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करी या 40% ऑफ प्रॉफिट आप डिडक्शन के रूप में ले सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है, प्रॉफिट की डिडक्शन हो गई है। पहले प्रॉफिट निकाल लिया खर्चे माइनस करके, फिर प्रॉफिट में भी जो है डिडक्शन ले ली। जितना पैसा जमा कराया 40%,
ये 33AB की है अगर आप रबर टी कॉफ़ी बनाते हैं तो इसके कुछ प्रोविजन है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। साइट रिस्टोरेशन फंड, ये भी जो है 33AB है, शायद हमने ये नहीं किया होगा और इसीलिए जो हम यहाँ पर ज़रूर देखते हैं। हाँ, अगर ये भी आप देखना चाहें, अगर आप टिपिकल एग्जामिनेशन के साथ भी इसको पढ़ना चाहें एग्रीकल्चर इनकम के साथ, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं 8(7)(b)(7)(a), जिसमें ये बताया गया था कि भाई देखो, अगर आप टी बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें एक पोर्शन जो है एग्रीकल्चर इनकम का होगा। ये कह रहे हैं अगर आप टी का धंधा कर रहे हो तो आप क्या करोगे, पहले तो आप 33AB की डिडक्शन ले लोगे और फिर आप 40% करोगे। तो 33AB की डिडक्शन अलग है और जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है उसका डिडक्शन, उसका अलग पोर्शन है कि भैया इसमें से आप 2 हिस्से कर लो, एग्रीकल्चर कितना है, नॉन एग्रीकल्चर कितना है। तो ये आप जो है जब एग्रीकल्चर इनकम करेंगे उसमें जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है उससे देखकर आप कर पाएंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, दे रखे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश करी है। साइट रिस्टोरेशन फंड भी एक तरीका फंड होता है और किसके लिए होता है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन इंडिया। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, क्या क्या कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। जैसे कि आप ऊपर वाले केस में कर रहे थे रबर टी कॉफ़ी में, वैसे ही आप यहाँ भी गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्कीम में पैसा अगर डालते हैं तो जो आपने पैसा डाला या 20% ऑफ प्रॉफिट आप एक्स्ट्रा डिडक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं। बस यही है और कुछ नहीं है। अगर आपने उस स्कीम में डाला और उस स्कीम में आपने डालने के बाद उसे यूज़ नहीं करा, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है अकॉर्डिंगली यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल है। तो बस यही है सर, और कुछ नहीं है। आप इवन आप अगर उस पैसे को यूज़ करते हो कोई एसेट परचेज करने के लिए तो भी आप उसको 8 साल तक बेच नहीं सकते हैं। ये भी आपको कंडीशन याद रखनी चाहिए। अब आ गया साइंटिफिक रिसर्च, जिसमें कुछ आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ रेवेन्यू, और कैसे कैसे आपको अलाउ होता है वो भी हमने डिस्कस किया है, जिसकी मिलती है आपको वेटेड डिडक्शन। अगर 100 रुपये डालोगे तो 150 माइनस होगा। अब नेक्स्ट ईयर से नहीं होगा, 100 डालोगे तो 100 ही माइनस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है टेबल बनाकर, और सेम एग्जाम्पल हमने ICAI के मटेरियल से भी डिस्कस करे हैं। सेम डिटो, सेम टू सेम। आपने कहीं पैसा डाला, हमें देखना है कि भाई ये अलाउड है या नहीं है, अलाउड है या नहीं है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, राइट। अब यहाँ भी देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, केसेस भी दिए हुए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 12 देख लेते हैं। आविष्कार एंटरप्राइज ने परचेज करी है मशीनरी 5 लाख रुपए की 18 अगस्त 2018 को, और इसका पर्पस है साइंटिफिक रिसर्च। 17 जुलाई 2019 को रिसर्च वर्क बीइंग कंप्लीटेड हो गया। अब रिसर्च होने के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। 31 मार्च 20 को मशीनरी जो है उसे बेच दिया गया है। 1 लाख रुपए का ये पहला केस है। अच्छा, 1 लाख रुपए का बेचा है, उसके 2 केसेस हैं सब कैटेगरी। आफ्टर यूजिंग द सेम फॉर बिजनेस पर्पस अदर देन साइंटिफिक रिसर्च, WDV ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्लॉक इज 4,80,000, डेप्रिसिएशन रेट इज 15%, एंड विदाउट यूजिंग द सेम फॉर एनी अदर पर्पस। तो पहला करते हैं केस नंबर 1। एक मशीन को आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करा, रिसर्च पूरा होने के बाद आपने किसी भी और काम के लिए यूज़ ना करके उसको बेच दिया। तो बेचा कितने में, 1 लाख रुपए में बेचा। तो खरीदा कितने में था, 5 लाख रुपए में खरीदा था, और बेचा कितने में है बताइए, कितने बेचा, 1 लाख। तो जो पार्ट बी है उसमें आपको ये देखना चाहिए, केस 1 का बी पार्ट कहाँ है। हाँ, ये रहा ना केस 1 का बी पार्ट, यस, कि भैया 5 लाख जब खरीदा तो आपको साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा पूरा अलाउड था। अब 1 लाख में बेचा तो 1 लाख टैक्सेबल होगा, बहुत सिंपल है। तो बी पार्ट पहले करवा दिया। सिमिलरली जो है अगर आप केस 2 देखेंगे, अगर आपने 7 लाख में बेचा तो 5 लाख रुपए आपको पहले जो खरीदा था वो आपको डेबिट करना अलाउ किया गया था। अब 7 लाख में बेचा तो 7 लाख आपकी इनकम में भी क्रेडिट होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका एक तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस केस में आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट से भी ज़्यादा में आपने बेच दिया। ये मैंने दोनों केसेस का एक तरह से बी पार्ट करवा दिया, जिसमें आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट को यूज़ करते हैं और बिना किसी दूसरी जगह पर डाले उसे बेच देते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो जब आप बिजनेस के एसेट में डालेंगे, उसे इंसर्ट करेंगे, तो उसकी कॉस्ट आप नील लेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट को यूज़ करा तो हमने उसका पूरा खर्चा आपको P&L में डेबिट करना अलाउ कर दिया। जब पूरा डेबिट हो गया है तो उसको आप दोबारा से डेबिट नहीं कर सकते, उसका डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते हो। जब 5 लाख खरीदा, 5 लाख ही डेबिट कर दिया P&L में। अब 5 साल के बाद उसे 2 साल के बाद यूज़ करके नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज़ करोगे तो उसके ब्लॉक में तो आप ऐड करोगे, पर 0 रुपीज़ पर ऐड करोगे। अब होता क्या है कि आप उसको बेच देते हैं, और कितने पर,
4,80,000 पे जी, 4,80,000 पे अगर आप बेच रहे हैं, सॉरी 1 लाख पे अगर आप बेच रहे हैं, 1 लाख में बेच रहे हैं और WDV 4,80,000 का है, तो क्या होगा भैया? WDV आ रहा है 4,80,000 का, एसेट जो है आपने 5 लाख का खरीदा होगा, उसे आप जो है बेच रहे हैं 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख का बेचेंगे तो क्या होगा? 1 लाख माइनस कर देना इस पे, बाकी WDV आ जाएगी। जो भी ब्लॉक में आप एसेट बेचते हैं उसकी सेल प्राइस माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दिया, बाकी आ गया, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। और केस 2 जो है वो 7 लाख रुपए है। तो आप सोच के देखिए 4,80,000 जो है वो WDV आ रही है ब्लॉक की, और आपने उसमें एक एसेट बेचा बट 7 लाख का। तो ये भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी ब्लॉक का एसेट को बेचते हो और सारे एसेट बेचते हो, तो ये सारे एसेट नहीं बेचते, कोई एक बेचते हो बट पूरे ब्लॉक की प्राइस से ज़्यादा भी बेचते हो, तो क्या होगा भैया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा, और हमेशा ही शॉर्ट टर्म आएगा, भले ही एसेट को आपने कितने भी साल रखा हो। इससे आपका ना ही सिर्फ डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ, बल्कि कैपिटल गेन भी हो गया, सेक्शन 50 भी हो गया, और तमाम आपकी जो है ब्लॉक कॉन्सेप्ट सारी रिवीजन हो गई है। ब्लॉक कॉन्सेप्ट का सारा ही रिवीजन हो गया है। ये कुछ स्पेसिफाइड आपके बिजनेस होते हैं देश की तरक्की के लिए। अगर आप ये करते हैं 35 AD के, तो इसमें भी आप काफ़ी सारा खर्चा माइनस कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। अमोर्टाइजेशन वगैरह, टेलीकॉम लाइसेंस फीस मिलती है आपको, जो स्पेक्ट्रम होता है 10 साल के लिए मिला, तो 10 साल में उसको धीरे धीरे जो है अमोर्टाइज किया जाता है। ऐसे कर आप ये वाले एग्जाम्पल्स भी ट्राई ज़रूर करिएगा। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अमोर्टाइजेशन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है, और बहुत सारे जो है VRS का एक्सपेंडिचर हो गया। ये सब जो है आप 5-5 सालों में जो है इसको माइनस करते हैं। एम्प्लॉय को एक साथ दे दिया, भैया तुम रिटायर हो रहे हो, जल्दी रिटायरमेंट ले रहे हो, 10 लाख 20 लाख रुपए ले लो, कई सारे एम्प्लॉयज़ को दिया, बट आपको ऑप्शन दिया गया कि आप PNL में सारा एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे। अमेलगमेशन डीमर्जर के एक्सपेंडिचर भी जो है वो 5 साल में धीरे धीरे PNL में आप डेबिट करेंगे इनकम टैक्स में। अब अकाउंट्स में अलग किया है तो आप उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करिए, उसको ठीक करिए। एक आपका और सेक्शन आता है 35E, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स मालूम में क्या होता है? खाने होती है सर, और उस खानों को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर जो है मिनरल निकल कर आएगा, और उसकी जब आप प्रोस्पेक्ट करते हैं, मतलब ढूंढते हैं उसे और फिर डेवलप करते हैं माइन, तो वहाँ पे आप बहुत सारा खर्चा करते हैं काम स्टार्ट करने से पहले। तो अगर आपने खर्चा करा है कमर्शियल प्रोडक्शन इन प्रीवियस ईयर इन विच कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंसेज and at any time during the period of 4 year preceding the year in which commercial production commences, आप रिसर्च करते रहिए, माइन बनाते रहिए, प्रोडक्शन स्टार्ट करिए उस साल, और उससे पिछले 4 सालों का खर्चा आपको अलाउ किया गया है। हालांकि ये खर्चा अलाउ नहीं होगा। आपने जो खर्चा करा मिनरल डिपॉजिट को उसके राइट्स एक्वायर करने के लिए, एक्सपेंडिचर कोई कैपिटल नेचर का है जिसपे डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो उससे आप पूरा डेबिट नहीं करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन आप जरूर ले सकते हैं, या फिर कोई खर्चा किसी और बंदे ने आपकी ब्याह पे कर दिया है। जो नॉन कॉर्पोरेट असेसिस होंगे, मतलब जो कंपनीज नहीं है जिन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा और ऑडिट रिपोर्ट भी देगा कि भाई ठीक है, जो खर्चा क्लेम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा वो आप 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। किसका? अरे भाई जो पिछले सालों का एक्सपेंडिचर हुआ है उसे आप अगले 10 सालों में इक्वली क्लेम करेंगे, और जिस साल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई उस साल तो आप करेंगे ही करेंगे। जो अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट है उसका ट्रीटमेंट जो है उसे सक्सीडिंग ईयर में आप कैरी कर सकते हैं और आगे आप ले जा सकते हैं 10 सालों तक। आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे करते हैं, ये सारे खर्चे हैं। जीरो कूपन बॉन्ड डिस्काउंट पर इशू किया, पार वैल्यू पर करेंगे आप, उसको रिडीम करेंगे तो जो डिफरेंस आ गया उसे आप PNL में डेबिट कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप PNL में कितना 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 डेबिट करेंगे। स्टाफ की कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं, एनिमल का भी यूज़ करते हैं, बैड डेट हो जाता है तो एक्चुअल बैड डेट होगा, प्रोविजन डेबिट नहीं होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग का खर्चा हो गया या फिर एक्सपेंडिचर हो गया, कॉर्पोरेशन बॉडी कॉर्पोरेट ने किया है, कहाँ पर कौन कौन सा एक्सपेंडिचर किया है। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड और एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। मतलब जो भी एक्ट ने ऑथराइज करा हुआ है इनको, ये तो वो कॉर्पोरेशन हो गई जो सेंट्रल एक्ट में एस्टैब्लिश्ड है, तो इन्हें जो अलाउ किया है खर्चा डेबिट करना वो ये कर ही सकते हैं। और तमाम जो है बहुत सारे छोटे छोटे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, आप भाई जिसका धंधा ही करना है, शेयर खरीदना बेचना, तो वो STT डेबिट कर सकता है PNL में। खरीदने बेचने की इनकम यहाँ डाल रहा है क्योंकि उसका क्या है, वो काम क्या है, कैपिटल गेन में नहीं आएगा, वो PGB में आएगा। डिविडेंड इनकम तो हमेशा अदर सोर्सेज में जाएगी, बट खरीदने बेचने का काम है तो वो आपका बिजनेस प्रोफेशन बन जाएगा।
है ना, तो आप एसटीटी माइनस कर सकते हैं। बट अगर आप कैपिटल गेन में टैक्सेबल करेंगे तो एसटीटी, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सीटीटी, ये माइनस नहीं होता है कैपिटल गेन में। शुगर केन परचेज करते हो भैया, सस्ते दामों पे परचेज करोगे कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ने जो प्राइस अप्रूव करी है उससे ज़्यादा पे करोगे तो दिक्कत है। अब ये आ गया आपका इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, जिसे हम फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। मार्क टू मार्केट लॉस होता है, आईसीडीएस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। मार्क टू मार्केट का मतलब है शेयर खरीदा। अब शेयर खरीदा मैंने 100 रुपये का, आज 31 मार्च हो गई है, मैंने शेयर बेचा नहीं तो मेरा लॉस तो नहीं हुआ। बट अगर 31 मार्च को मैं प्राइस देखूँ तो वो 95 आ रही है, तो क्या मैं 5 रुपये का लॉस बुक कर लूँ क्या? अभी आप कर लो यार, फ्यूचर में बढ़ेगा तो फिर उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना। तो यहाँ जहाँ पर अलाउ किया हुआ है आईसीडीएस में, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनकम टैक्स के, जिसे हम बोलते हैं इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे जो आपके कोर्स में हैं और हम डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद कुछ जनरल डिडक्शन आती है। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई खर्चा करा है और कैपिटल नेचर का नहीं है तो आप कर सकते हैं डेबिट। हालांकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो खर्चा किया है उसे आप पीएनएल में डेबिट नहीं करेंगे, उसको आप अलग से मानेंगे। मतलब आप उसे 37 के सेक्शन के अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा माइनस नहीं कर सकते। जो कंपनी का दायित्व होता है वो 2% डालती हैं सीएसआर में, वो डालना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए खर्चा कर रहे हो अलाउड नहीं है, उनकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो अलाउड नहीं है। साथ ही में जो है सेक्शन 40, आप इंटरेस्ट रॉयल्टी वगैरह पे कर रहे हैं तो टीडीएस की बात करेंगे। अगर आप टीडीएस के बिना पेमेंट करते हैं तो आपको नॉन रेजिडेंट को पेमेंट पर 100% का खर्चा अलाउड नहीं है, और रेजिडेंट को पेमेंट पर विदाउट टीडीएस 30% का खर्चा अलाउड नहीं है। हाँ, जब बाद में आप टीडीएस काट के जमा कराएंगे जिस ईयर में, उस ईयर में आप माइनस फिर से कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके हमने कई क्वेश्चन करें और इवन हमने कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी अपने नोट्स में करे हैं, जो इससे तो बेटर ही हमने वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। रिलेटिव्स को आप एक्सेस पेमेंट करेंगे तो डेफिनेटली स्पेसिफाइड पर्सन्स को ज़्यादा पेमेंट करेंगे, असेसिंग ऑफिसर उसको डिसअलाउ कर सकता है। कैश में आप जो है या अदर देन अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा पेमेंट करते हो 10,000 से ऊपर की, बिल भी 10,000 से ऊपर का है और सिंगल डे में पेमेंट भी 10,000 से ऊपर की है, तो अलाउ नहीं होगा वो खर्चा डेबिट करना। बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है रूल 6DD में, और वहाँ पर आप मजबूरन आप जो है पीएनएल में जो है डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको कोई साधन नहीं मिलेगा इन जगहों पर कि भैया फार्मर्स को पैसा दे रहे हैं या बैंकिंग फैसिलिटी वहाँ नहीं है। उन केसेस में अलाउ किया हुआ है। आपको जस्टिफाई ज़रूर करना पड़ेगा, प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ सकता है। ग्रेट्युटी का जो प्रोविजन है वो डेबिट नहीं होता, बट जो एक्चुअल ग्रेट्युटी है वो आप माइनस कर सकते हैं। जो भी एक्चुअल ग्रेट्युटी पेमेंट आएगी वो आप माइनस कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बट अगर आपने ग्रेट्युटी का फंड बनाया जिसमें आप एक्चुअली पैसा डालते हैं तो वहाँ भी आप उसका कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो एक अप्रूव्ड फंड हो। सिमिलरली जो है कैश बेस पर भी है कुछ एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं, जैसे आपको टैक्सेस की पेमेंट करनी है। और जहाँ मैं कैश बेस कह रहा हूँ तो उसका मतलब हो गया कि आप कैश का मतलब हो गया कि आप पेमेंट बेसिस पर अलाउ होती है। जैसे एक्रूवल बेसिस पढ़ते हैं वैसे पेमेंट बेसिस पे अलाउ होती है कि आप पेमेंट करेंगे तो ही आपको अलाउ होगी। बैंकों को इंटरेस्ट देना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, इनकम टैक्स अलाउ नहीं होगा डेबिट करना, बट अदर टैक्सेस पीएनएल में डेबिट कर सकते हो जो आपका खर्चा है। और अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक जमा करा दिया, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, जहाँ बुक्स अकाउंट्स ऑडिट होनी जरूरी है, जहाँ ऑडिट होती है वहाँ 30 सितंबर, जहाँ ऑडिट नहीं होती वहाँ 31 जुलाई। हालांकि अभी कोरोना वायरस के चलते डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप वो एक्सटेंडेड वाली डेट अपने एग्जाम के लिए दिसंबर वालों के लिए लिखकर आ सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है टिपिकल क्वेश्चन उन्हें देना चाहिए, बट अगर आप चाहें तो आप करके आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ आपके डीम्ड प्रॉफिट होते हैं कि आपके कुछ पास्ट के लॉस थे वो आपको रिकवर हो गए, तो भैया आप जो है उसे इनकम मान लीजिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बनानी होती है ये भी हमने डिस्कस किया था, और कौन कौन से लोगों को तो स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी होती है जो असेसिंग ऑफिसर ने प्रिस्क्राइब करी है यहाँ पर, और किन किन लोगों को जो है टैक्स ऑडिट करवाना होता है। सेक्शन 44AB, तो टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स ऑडिट आ गया है फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कॉस्ट अकाउंटेंट यहाँ नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं। हालांकि लड़ाई चल रही है, कॉस्ट अकाउंटेंट कह रहे हैं हमें भी ये काम दे दो, बट अभी फिलहाल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को यहाँ रखा गया है। आप चाहें तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है आप कर सकते हैं, जो भी आप फॉलो करना चाहें आईसीडीएस आप फॉलो कर सकते हैं, और आईसीडीएस हम पढ़ेंगे बाद में तो आपको क्लैरिटी होगी। बस और कुछ भी नहीं है यार, बाकी तो यही है जो हमने डिस्कस करा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, ये ज़रा देख लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव बाय एसएससी, जो कि गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है कोई भी एसेट को, कैपिटल एसेट को, जो आपने पढ़ा होगा, हमने कैपिटल गेन में किया ही है। तो जब रिसीव होगा तब टैक्सेबल होता है। सिमिलरली एक्सपोर्ट इंसेंटिव जब मिलते हैं तो तब आपकी इनकम मानी जाती है। सब्सिडी भी जब आपको मिलती है या कंसेशन मिलता है आपको, तो भी वो आपकी इनकम मानी जाती है
है ना। मान लेते हैं आपने एसेट 10 लाख का खरीदा और 10 लाख P&L में डेबिट कर लिया, एक्सपेंस का डेप्रिसिएशन ले लिया, बट बाद में 2 लाख की सब्सिडी मिल गई, तो एक्चुअली में तो आपको 8 लाख की कॉस्ट पड़ी होगी, तो वो सब्सिडी 2 लाख की क्या हो गई, आपकी इनकम हो गई है। कंप्यूटेशन, अरे एम तो लगा लो भाई, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, इसे बोलते हैं हम प्रिजम्पटिव इनकम। कि आप यार इतना पछड़े में मत पड़ो, ऑडिट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर परसेंटेज टर्नओवर का अपनी इनकम मान लो, और उससे क्या होगा, उससे आपकी इनकम मानकर हम फटाफट उस पर टैक्स दे देंगे, ज़्यादा झमेला नहीं पड़ेगा। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल साथ में कराए हैं, या और एग्जाम्पल दिए प्रैक्टिस के लिए, आप चाहे तो कर सकते हैं, है ना जी। और कैश क्रेडिट क्या होता है ये तो हमने इंट्रोडक्शन में करा हुआ है। फर्म की असेसमेंट जो होती है, फर्म में कितना डेबिट कर सकते हो वो भी हमने किया हुआ है। पार्टनर की सैलरी कितना डेबिट करना होता है वो भी हमने डिस्कस किया है। बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने डिस्कस करा है जी। मेरा सिर्फ काम है कि आपको गो थ्रू कराना, अगर कोई नई चीज़ आएगी तो हम जरूर करेंगे, बट यहाँ कोई नई चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, जिसको एक क्वेश्चन को कराने में लगता है आधा घंटा, अगर करना है ढंग से डिस्कस, और अगर करने 100 तो फिर लगेंगे 50 घंटे। तो ये काम करते हैं, पीजीपी के क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको मैंने एमसीक्यू में क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आपकी मैं टेस्ट सीरीज दूंगा तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आंसर्स उसमें सॉल्व हो जाएंगे, तो वहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑलरेडी एग्जाम्पल कर लिया, आईसीआई के मेटल के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब यहाँ रेपिटेटिव है, बस प्लस माइनस करना है, और जो हमने डिस्कस करें ऑलरेडी क्वेश्चन वही सारे हैं। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। प्रोविजन सारे कर लिए, अब प्लस माइनस ही तो करना है भाई। अब कितना करना है वो देख लो, सब में अलग अमाउंट लिखी होगी, किसी में एक लाइन ज़्यादा, किसी में एक कम लिखी होगी। तो क्वेश्चन आंसर्स की आप प्रैक्टिस जरूर करें। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम इलस्ट्रेशन काउंट करें तो 26 तो यही हो गई है, 26 इलस्ट्रेशन तो यही हो गई है ना। समझने की कोशिश करिए, अगर आप एक भी इलस्ट्रेशन पर 10 मिनट भी लगाएं, फटाफट डिस्कस करेंगे, अगर 10 से 15 मिनट भी लगाएं तो 26 में कितना होता है, 260 मिनट हो जाते हैं, 260 मिनट के करीब, यानी 4-5 घंटे हो जाते हैं। तो 4-5 घंटे में कम से कम ये डिस्कशन करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारी चीज़ें, और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको एक तरह से होमवर्क में दिए गए हैं, तो आप इसको होमवर्क मानकर इनकी प्रैक्टिस करिए, और डाउट्स मेरे पास लेकर आइए कि भाई ये नहीं हो रहा है, अब करवाइए, तो वो आपके डाउट हम क्लियर करेंगे, भाई इसका ट्रीटमेंट ऐसा क्यों किया गया है। कैपिटल गेन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, और उसके बाद जो है आपके 5 हेड्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीपी हो गया, तो कैपिटल गेन अदर सोर्सेज भी हो जाएगा। और फिर जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसे करने के बाद एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं दोबारा से। ये देखिएगा आप, इंट्रोडक्शन या ऊपर से देखते हैं, बड़ा बड़ा दे रखा है यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम, तो ये आपका हो जाएगा पूरा। ये होने के बाद आपका क्लबिंग वाला पार्ट बचेगा, ये चैप्टर 4 बचेगा, इसमें छोटे छोटे चीज़ें हैं, और तो ये भी आपका फटाफट, ये तो एक ही साथ में सारा निपटा लेंगे हम, क्लबिंग वाला जो है अगले 2 क्लासेस में। और फिर जो है मैं इस पर थोड़ा सा समय दूंगा यूनिट 5 पे, क्योंकि ये थोड़ा सा नया है। फिर जो आपका 6th यूनिट आएगा, इसे हम एक ही क्लास में निपटा लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये वाला भी हम एक ही क्लास में निपटा लेंगे, क्योंकि रिटर्न इंटीमेशन ये भी हम कर चुके हैं। सिर्फ आपको ये वाला जो है असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A, 143, 144 ये करवाना है, ये असेसमेंट क्या होती है, और लास्ट में हम ICDS डिस्कस करेंगे। तो बस आपका जो मटेरियल है वो भी पूरा का पूरा डिस्कस हो जाएगा A to Z। इतना तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये भी होएगा सेक्शन B, अगली 3-4 क्लासेस में, और फिर होगा आपका सेक्शन C। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा बैच भी ले सकते हैं, कहाँ पर, हमारी वेबसाइट पे लर्नजब पर ले सकते हैं, CMA का पूरा बैच जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस्ड है, कॉन्सेप्ट, CA इंटर के भी क्वेश्चंस, CMA इंटर के भी सारा मटेरियल, और जो भी आप डाउट लाएंगे वो भी पूछ सकते हैं, और MCQ टेस्ट तो आएगा ही, और रिटर्न टेस्ट भी हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।